उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यह हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर प्रकाशित कर चुका है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिंपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है, जैसे हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था। इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए। भारत सहित दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुड़े आयुर्वेद एक्सपर्ट के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आह्वान दोहराया। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती है, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है, उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड में 4 जिलों तक ही सिमट तक रह गई है। मुझे विश्वास है बिहार, झारखंड के लोगों का सामर्थ्य, उनकी जागरूकता इन 4 जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सैंड फ्लाई या
बालू मक्खी पर नियंत्रण और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। कालाजार का इलाज आसान है, इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का मां गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकज सुर असुरई वंदित दिव्य रूप भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यं भाव अनुसार सदा नराण। अर्थात हे मां गंगा, आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं। मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। ऐसे में सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में 160 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है। वे पैर लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मछली, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहां मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा, जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस टूरिज्म बेस्ड बोट सफारी को 26 लोकेशन पर लॉन्च किया गया है। जाहिर है, नमामि गंगे मिशन का विस्तार, उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा रहा है। ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो, बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गांव के संगे शेरपा ने। ये पिछले 14 साल से 12,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं। संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का सोमगो लेक उसे स्वच्छ रखने का बीड़ा लिया। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप भी बदल रहा है। साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था, तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना था, लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़े बड़े गार्डनिंग बिन्स मिलेंगे। अब यहाँ जमा हुए कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। अब बेहद साफ सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है। मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच बच चुका है। साल 2014 इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार इन प्रयासों का परिणाम ये है, कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है, नया स्पेस मिल जाता है। पहले जगह के अभाव में दूर दूर किराए पर दफ्तर रखने पड़ते थे। इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहे हैं। पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, शिलोंग में, कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको 2-2, 3-3 मंजिलें पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई। ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का उत्तम अनुभव आ रहा है। समाज में भी, गांव-गांव, शहर-शहर में भी, उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता आ रही है, एक नई चेतना जागृत हो रही है। मन की बात में हम अक्सर ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी करते हैं, जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं। वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है। ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्षद्वीप में हो रहा है। यहाँ कल्पेनी द्वीप पर एक क्लब है, कुमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब। ये क्लब युवाओं को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यहाँ युवाओं को लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलीपाट्टू और पारंपरिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती है।
यानी पुरानी विरासत नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और साथियों, मुझे खुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं। हाल ही में दुबई से खबर आई कि वहां के कलारी क्लब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। कोई भी सोच सकता है कि दुबई के क्लब ने रिकॉर्ड बनाया तो जो भारत से क्या संबंध? दरअसल ये रिकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से जुड़ा है। ये रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी की प्रदर्शन का है। कलारी क्लब दुबई में दुबई पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और यूएई के नेशनल डे में प्रदर्शित किया। इस आयोजन में 4 साल के बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। अलग अलग पीढ़ियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं, ये उसका अद्भुत उदाहरण है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गड़क जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूं। कवेम श्री दक्षिण में कर्नाटका की कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मिशन में पिछले 25 वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं।